बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आलमी यौम क़ल्ब के हवाले से स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आज हमारे यहाँ आज हमने जो है तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में हमारे साथ डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बशीर हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम अपने गुफ्तगू करेंगे कि आया कि पाकिस्तान में दिल के अमराज में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि अगर हम देखें दुनिया में नंबर 1 किलर था हार्ट डिजीज़ अगर हम देखें, और पाकिस्तान में भी अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं वो दिल के अमराज की वजह से हो रही हैं या हार्ट फेलियर की वजह से हो रही हैं। ये मर्ज़ अब नौजवानों में भी बहुत तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक इनकी वजूहात में सबसे बड़ी जो वजह है वो फास्ट फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। पहले पाकिस्तान में फास्ट फूड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं किया जाता था, लेकिन अब फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, अगर हम इसकी बात कर लें तंबाकू नोशी की, तो तंबाकू नोशी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। ख़ास तौर पे नौजवान जो है वो तंबाकू नोशी किसी भी सूरत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, मोटापा और कैंसर में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आज हम अपनी गुफ्तगू करेंगे कि आया कि पाकिस्तान में इस मर्ज़ पे किस तरह काबू पाया जा सकता है और नौजवानों में ख़ास तौर पे जो ये मर्ज़ बढ़ता जा रहा है और मुआशी ज़ाहिर दिल के अमराज का इलाज इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा इलाज है, सारी ज़िंदगी आपको इलाज करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है वो कमाने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। अगर दिल का मर्ज़ लाहक हो जाए या ज़ियाबतीस लाहक हो जाए तो एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है मुआशी भी, कि अगर आप इस तरह इसका शिकार हो जाएं। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ माहिर अमराज क़ल्ब मौजूद हैं डॉक्टर बशीर हनीफ साहब। इनसे पूछेंगे कि आया कि ये मर्ज़ क्यों बढ़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर आज से अगर हम 15 साल पहले की बात कर लें या 20 साल पहले की बात कर लें, तो ना ही इतना बढ़ता हुआ फास्ट फूड का इस्तेमाल था और ना ही इतना हम ना ज़ियाबतीस देख रहे थे कि इतनी यंग एज में ज़ियाबतीस टाइप 1 हो रही हो या दिल के अमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हो, और मोटापा ख़ास तौर पे मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक गली के कोने पे भी जाना है तो एक बाइक का इस्तेमाल है। तो एक तो ये वजह शायद हमारी नज़र में ये वजह है। आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं पाकिस्तान में दिल के अमराज इतना ज़्यादा बढ़ने की? थैंक यू शाहीन। देखिए, आई थिंक इससे पहले कि हम इस बारे में वजूहात के बारे में बात करें या दिल के अमराज के बारे में बात करें, वर्ल्ड हार्ट डे जो है, जिसके जो ये सितंबर में हर साल मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, उसका मकसद बेसिकली ये है कि दिल की बीमारियां जो हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में भी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी सबसे अहम वजह है अमवात की, जिसके बारे में आपने बात की। और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो है इस कोशिश में है कि किस तरह हम जो है दिल की बीमारियों को कम कर सकें, और उसके लिए प्रिवेंशन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अहम है, जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे कि दिल की बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है। तो मकसद ये है कि हर साल सितंबर के लास्ट वीक 29 सितंबर को ये वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि लोगों में आगाही पैदा की जाए। और उसी हवाले से यहाँ आज हम जमा है और ये बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है दिल की बीमारियाँ कितनी कॉमन है और क्यों कॉमन है और पाकिस्तान में क्यों है, देखिए आपने भी बताया कि पूरी दुनिया में तो ये हमेशा से था ही, और यही समझ आता था कि दिल की बीमारियां जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी है। क्योंकि एफ्लुएंट सोसाइटीज़ हैं और वहाँ पे जो है लाइफस्टाइल इस तरह का है, वहाँ की बीमारी है। और आमतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जिसे हम कहते हैं ना कम्युनिकेबल डिजीज जो है, वो नंबर 1 वजूहात होती थी, यानी इन्फेक्शंस, डायरिया और ये सारी चीज़ें, इस वजह से मौत ज़्यादा होती थी। लेकिन अगर आज आप देखें पाकिस्तान में भी और तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो डेवलपिंग कंट्रीज कहलाती हैं, 80% मौत की वजह जो है वो दिल की बीमारी है। सही। तो मतलब ये हुआ कि दिल की बीमारियां जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, अब उसने कम्युनिकेबल डिजीज की जगह पे कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ गई हैं, और उसके कई रिस्क फैक्टर्स हैं, कई वजूहात हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त नंबर 1 वजह अमवात की जो है वो दिल की बीमारी है। और सबसे बड़ा अलमिया जिसके बारे में आपने राइटली बात की वो ये है कि यंग लोगों में जो है ये दिल का मर्ज हो रहा है।
देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में है तो सही, पहली बात तो ये है कि ओवर टाइम अगर देखें तो वहां पे आप ग्रेजुअली किसी हद तक दिल की बीमारियों का ग्राफ जो है वो कम होना शुरू हो गया है, जबकि हमारा बदकिस्मती से ये ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। और सबसे बड़ा मसला यही है कि यंग लोगों में हो रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी भी यूएस या यूरोप में जाके देखें तो आमतौर पर अगर दिल का मसला होता है तो 50s में या 60s में या 70s में जाके होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 30s और 40s में हो रहा है। और जो आपने बात की कि जी ये एज ऐसी है जिसमें कि आपका पढ़ने का, कमाने का, फैमिली को सपोर्ट करने की आपकी एज है, और इस एज में अगर आप ऐसी बीमारी से आपको लग जाए, उसका लाक हो जाए, जो कि सारी जिंदगी के लिए आपके लिए भी और एक फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगी, तो ये बहुत बड़ा मसला है। और बदकिस्मती से ये रियलाइजेशन अभी तक नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के लेवल तक भी नहीं है, और इसके लिए कोई खास खातरख्वाह इकदाम भी नहीं किए जा रहे, और लोगों में भी आगाही नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के प्रोग्राम और या वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से जब ये कोशिशें होती हैं तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से जो है लोगों को बताया जाए कि जो है ये यंग एज में भी हो सकती है और उसकी क्या वजूहात हैं और क्यों किस तरह से इससे बचा जा सकता है। अगर आगाही होगी तभी हम उस पे काम करना शुरू करेंगे। सही। तो आई थिंक इसको बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे मीडिया का भी काम है, चाहे वो प्रिंट मीडिया ले लें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें, गवर्नमेंट का भी काम है, इंस्टीट्यूशंस का भी काम है कि ये हर शख्स तक ये पहुंचाए कि देखें, हम हमेशा कहते हैं कि बचाओ इलाज से बेहतर चीज है, ठीक है, लेकिन दिल के हवाले से ये परफेक्टली फिट होता है कि ये वाहिद बीमारी है कि अगर आप इसमें शुरू से ही एहतियाती तदाबीर करें तो आप 100% इससे बच सकते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक्स आपकी है या फैमिली हिस्ट्री है, उसको तो नहीं चेंज कर सकते, बट बाकी जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, आपने जो बात की फास्ट फूड के हवाले से, फास्ट फूड इज वन ऑफ द रीजंस, बट जो मेजर रीजंस हैं या जिसको हम कहते हैं मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर का मर्ज है, ज़ियाबतीस जो है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, ठीक है ना, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। मोटापा भी ये कहा जाता है, बट ये मेजर रिस्क फैक्टर्स में नहीं आता। अब ये सारे मर्ज जो है ना, जितने भी चीजें ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारे इंटरप्ले करते हैं। जब एक अगर रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज है, और उसके साथ किसी को हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया तो वो प्रॉब्ली 10 टाइम रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपने अपना लाइफस्टाइल इस तरह का रखा हुआ है, जैसे आपने कहा कि आजकल लिटरली मतलब 2 कदम उठाना भी मुश्किल होता है, घर में भी रिमोट इस्तेमाल हो रहा है, स्कूलों में भी जगह नहीं है बच्चों को खेलने की, तो बचपन से ही जो है वो खाने पीने का भी किसी को पता नहीं है, वो फास्ट फूड्स बच्चों को दे दी जाती हैं, और कोई वो बच्चे भी कंप्यूटर पे या फोन पे बैठ के खेल रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल बचपन से ही सिलसिला शुरू हो जाता है। और दिल का मर्ज जो है, अगेन लोग ये समझते हैं कि शायद ये तो बाद में जाके होगा। बच्चा पैदा होता है तो उसकी खून की शरीयानों में कुछ ना कुछ, जिसे हम फैटी स्ट्रीक्स या कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं, और वो ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप बचपन से ही ख्याल नहीं रखेंगे आप खाने पीने का या एक्सरसाइज का और बाकी चीजों का, तो ये बहुत यंग एज में हो जाएगी। और यही वजह है कि हमारे यहाँ पे आजकल यंग एज में ये बहुत ही कॉमन हो गया है, और उसमें स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स। मतलब हमने यहाँ तब्बा में 19 ईयर ओल्ड हार्ट अटैक के साथ जो है वो बेसिकली देखे हैं मरीज, तो पेशेंट्स जो है, तो वो उसकी वजह वन ऑफ द रीजंस, मेजर रीजन इज कि वो स्मोकिंग होती है। और अक्सर लोग कहते हैं स्मोकिंग से क्यों होता है। स्मोकिंग से ना सिर्फ ब्लॉकेज बढ़ती है, बल्कि वहां पे खून की नाली के अंदर क्रैक आ जाता है, वहां पे खून जम जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो अगर आज मैं किसी की एंजियोग्राफी करता हूँ और उसके बताता हूँ कि भाई कोई ब्लॉकेज नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो स्मोकिंग अगर करता है, तो नेक्स्ट डे को वो हार्ट अटैक के साथ वापस आ सकता है। और वजह यही है कि थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हम सबकी खून की नाली में, वहां पे अचानक क्रैक आ जाता है और खून की नाली में खून जम जाता है और वो 100% बंद हो जाती है और अटैक हो जाता है। सही। तो ये स्मोकिंग एक्टिव ही नहीं, बल्कि पैसिव स्मोकिंग भी इज एज बैड एज एक्टिव स्मोकिंग। इसी तरह से ये शीशा और ये सारी चीजें, ये भी हार्मफुल है। तो अगर फैमिली में या घर में कोई एक स्मोकिंग करता है तो सारे स्मोकिंग कर रहे हैं। तो स्मोकिंग ये वाही चीज है जिसमें आप पैसा दे के बीमारी खरीद रहे हो। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो तंबाकू है बेसिकली वो आपकी शरीयानों को जो है वो
किसी भी वक्त जो है वो मुतासिर कर सकती है। बिल्कुल वो बिल्कुल, किसी भी सूरत में हो। या देखें तंबाकू या स्मोकिंग जो है ये ना सिर्फ शरीयानों को बल्कि बाकी जिस्म के हिस्सों, मतलब लंग्स में सबसे बड़ा जो मसला फेफड़ों में हो जाता है, आपके फेफड़े तबाह हो जाते हैं, फिर फेफड़ों का कैंसर, फिर इसी तरह से ब्लैडर का कैंसर, तो जिस्म के हर हिस्से को इफेक्ट करता है। तो इसके लिए ये जो वही है कि आप लिटरली पैसे दे के अपने लिए बीमारी खरीद रहे हैं जो कि आपके जानलेवा भी हो सकती है, आपके लिए नहीं बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी सारी जिंदगी का जो है वो मसला बन सकती है। सही। सर मुझे ये बताएं कि हम पब्लिक अवेयरनेस पे सोसाइटीज जो बनी हुई हैं, पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी है, उस पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन हम स्मोकिंग के हवाले से ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा हम सोसाइटीज़ क्यों नहीं पिच करती कि ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में स्मोकिंग पे पाबंदी लगाई जाए, शीशे पे पाबंदी लगाई जाए। खासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हैं कि शीशा बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर इन भी हो गया है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, या डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, या दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं। देखिए बदकिस्मती से हमारी सोसाइटीज जो भी हैं उनका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पर ना होने के बराबर है। देखिए यूएस वगैरह में जो है सोसाइटीज में भी, और वो बाकायदा जो है ना, जो जितने भी लीडर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेशलिटी में, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो या कोई भी हो, उनका गवर्नमेंट के साथ एक लिएजॉन होता है, ठीक है। उनकी आपस में रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होती है, कमेटीज बनी होती हैं जो चीज़ें डिस्कस करती हैं, किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को, या किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही है, गवर्नमेंट और लॉ मेकर जितने भी हैं उनकी प्रायोरिटीज टोटली डिफरेंट है। मतलब मैं पर्सनल लेवल पे आई हैव ट्राइड टू अप्रोच मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट एट गवर्नमेंटल लेवल्स टू सी के हाउ कैन वी वर्क टुगेदर, क्योंकि मैं भी एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ पहले तो, लेकिन बदकिस्मती से रिस्पांस जो है इट्स टोटली लाइक निल। मल्टीपल टाइम ट्राई करने के बावजूद भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आता। मैं एज ए सोसाइटी जो है किसी स्कूल में या कॉलेज में जाके ये चीज़ नहीं कर सकता। अगेन तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के फोरम से हमने कई दफ़ा पर्सनल लेवल पे जाके, मैं खुद गया हूँ, मैं मतलब मेरे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे उनके प्रिंसिपल्स वगैरह को मैं जानता भी था, एंड आई ट्राई टू गो देयर, टॉक टू देम, और उनसे कहा कि जी हम यहाँ पे आके टॉक्स देंगे, बच्चों को बताएंगे किस तरह से बचा जा सकता है चीज़ों से, फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेल्प करेंगे और सारी चीज़ें नुकसानात बताएंगे बैड हैबिट्स के और ये सारा कुछ, लेकिन कोई मतलब आगे से जीरो रिस्पॉन्स होता था। दे वर नॉट विलिंग टू डू दैट, उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि उस लेवल पे प्रॉब्ली उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते, जब पता चलते हैं उस वक्त तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये आई थिंक जब तक कोई गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का बंदा ना हो, शख्स ना हो जो कि इसको सीरियसली लेके और इसको कोशिश करे, हमारे बदकिस्मती से जिस तरह बाकी सारे काम होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, इस तरह ये भी जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। सही। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिल का मर्ज, ख़ास तौर पे हम अगर हर एक घंटे की बात करें तो 45 से 50 अफराद जो है वो अमराज़ क़ल्ब की वजह से ज़रबत इमवात हो जाती हैं उनकी, और एक बहुत बड़ा रेशो है ये। मुझे ये बताएं अगर यंगस्टर्स में कोई इस मर्ज का शिकार होता है, जैसे 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में, ज़रबत स्टडी की उम्र भी है और फाइनेंशियली सपोर्ट भी फैमिली की एज है, कितना सरवाइव करता है वो, उसका ट्रीटमेंट कितना महंगा होता है? अगर बिलफर्ज उसकी सैलरी 50,000 सैलरी है तो वो कितना सरवाइव करेगा, अपनी फैमिली उसकी कितनी सरवाइव करेगी, उसका कितने अखराजात होंगे मेडिसिन के हवाले से खास तौर पे, तो कितना फर्क पड़ता है मौशी तौर पर? देखिए इसमें नंबर एक तो ये कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि वी डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर्स। ये जो 40, 45 या 50 जो भी हैं ये एक अंदाजे के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों ने दिए हुए हैं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है पाकिस्तान में बदकिस्मती से। मतलब हमें नहीं पता कि किस एज में किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नो वन नोज, क्योंकि कभी किसी ने इस पे काम ही नहीं किया, डेटा पे काम ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने शुरू किया है, पूरे पाकिस्तान में जो है वो डेटा कलेक्शन शुरू हो रही है और होपफुली विद द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स हमारे पास ये डेटा अवेलेबल होंगे। हमने एक स्टडी जो है वो यंग लोगों में शुरू की है जिनको के अभी हार्ट का मर्ज नहीं हुआ, तो उनको बेसिक उनके जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं और उनके बेसिक टेस्ट और इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन और उनको लॉन्ग टर्म
जो है हम अगले 10 साल तक लेके चलेंगे, रेगुलर फॉलोअप्स करेंगे और देखेंगे कि क्यों प्रॉब्लम होता है और किस तरह से बचा जा सकता है। तो ये जो डेटा होगा, पाक सेहत के नाम से हमने ये स्टडी शुरू कर रहे हैं और फिर एक जो पूरे पाकिस्तान में तमाम हॉस्पिटल में जो भी प्रोसीजर होते हैं उनका डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं कार्डियक रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के नाम से। तो ये सारा डेटा जो है हमारे चंद साल में जब अवेलेबल होगा तो विल बी इन ए मच बेटर पोजीशन कि जी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हो रहे हैं, और वो फिर वी विल ट्राई अगेन कि जी गवर्नमेंट तक जाकर उनको बताया जाए और उसकी कोई प्रायोरिटी सेट की जाए। दूसरा जो सवाल था आपका कि जी खर्च, बदकिस्मती से अगेन मैं कहूँगा कि ये दिल का मर्ज ऐसा है, पहली बात तो ये कि ये क्योरेबल नहीं है, एक दफ़ा हो गया तो हो गया, ये लाइफ लॉन्ग है, आपके सारी जिंदगी के लिए समझें कि आप जो है ना दिल के मरीज होंगे। सही। और उसमें जो है खर्चा अगेन जितने भी प्रोसीजर हैं हार्ट के, चाहे वो बाईपास ले लें, चाहे वो एंजियोप्लास्टी ले लें, उसका खर्चा लाखों में है, ये सिर्फ प्रोसीजर का है। और उसके बाद जो है बेसिकली जो दवाइयां हैं, मतलब देखें एक किसी को अगर खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, उसकी हमने एंजियोप्लास्टी की है, तो समझे इजीली अगर किसी प्राइवेट अदारे में कराता है तो 4-5 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया, ठीक है। उसके बाद जो दवाइयां उसने लेनी है, कम से कम 5 से 6 दवाइयां उनको देनी होती हैं, ठीक है। और 5 से 6 दवाइयां जो आजकल ये महंगाई है, महीने का आप खर्चा लगा लें तो वो भी हजारों में जाता है। तो जिसकी अगर 50,000 या 40,000 तनख्वाह है तो वो तो बिल्कुल उसके सारा जो कमाई है वो दवाइयों में जाएगी। सही। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले से वो इकदाम करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना और उससे आप जो है ये बच सकते हैं और ये नौबत ही ना आए कि आपका सारा खर्चा जो है वो दवाइयों में जाए। तो ये शुरू से ही बच्चों को भी बताने की जरूरत है, फैमिलीज को भी, पेरेंट्स को भी आगाही देने की जरूरत है कि किस तरह से हमने बचना है, क्योंकि एक दफा हो गया तो फिर इट्स फॉर लाइफ। सही। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अपने सवालात थोड़े से जारी रखेंगे और उसके बाद हम नाजरीन से भी कुछ सवालात करेंगे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हॉल में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अटेंडेंट मौजूद हैं पेशेंट्स के, उनसे भी सवालात लेंगे कि आया कि उनके जहनों में इस वक्त क्या सवालात हैं दिल के इमराज के हवाले से। सर मुझे एक सवाल थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर हम देखें, जैसे आप कह रहे थे कि सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें बुलंद फशार खून, जिसकी हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर लें, जिनको अगर हाई ब्लड प्रेशर है या ज़ैबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर पर हैं। अगर हम बात करें नौजवानों में, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ अब हम देख रहे हैं कि 20 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में भी या 15 साल की इवन की उम्र में, 14 साल की उम्र में भी देखा गया टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ 14 या 15 या 16 साल की उम्र में हो गई है तो कितना ज़्यादा रिस्क पर है वो इमराज़ कल्ब के हवाले से? देखिए डायबिटीज़ जो है ये टाइप 1 और टाइप 2 जो है बेसिकली ये मतलब यूज़ की जाती थी पहले, ऑल्दो कि अब इतना कॉमनली यूज़ नहीं होती, बट टाइप 1 जो है वो जेनेटिकली आमतौर पे यंग बच्चों को पैदाइशी तौर पे हो जाती है और फिर चलती है। टाइप 2 जो है वो आमतौर पे लेटर एज में होती है और उसकी वजह जो है हमारे बेसिकली जो है वो लैक ऑफ एक्टिविटी, कुछ ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक्स में भी आता है, बट वेट आपका जो बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर आपका जो इंसुलिन सिस्टम है जो कि आपके ब्लड शुगर को ओवरऑल कंट्रोल करता है, उसमें एबनॉर्मलिटी, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और फिर ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। पाकिस्तान और ये जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है यहाँ पे डायबिटीज़ का पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा जो है वो इंसिडेंस है ओवरऑल डायबिटीज़ का, और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, जेनेटिक भी हैं और ओवरऑल एनवायरमेंटल भी हैं, जिसकी वजह से है डायबिटीज़ को हम कहते हैं हार्ट डिजीज़ इक्विवेलेंट, कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो एज्यूम कि इसको हार्ट डिजीज़ भी होगी और हम ट्रीट भी उसी तरह से करते हैं। उनका ब्लड प्रेशर हम बहुत अग्रेसिवली ट्रीट करते हैं, उनका जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत अग्रेसिवली ट्रीट करते हैं। ये डायबिटीज़ वाइज वजह है कि हम कहते हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी है, क्योंकि आप बहुत हाई रिस्क पे होते हैं हार्ट डिजीज डेवलप करने के। सो बेसिकली डायबिटीज इक्वलेंट टू हार्ट डिजीज रिस्क। और उसमें ये है कि जिन लोगों को डायबिटिक्स को हार्ट का प्रॉब्लम होता है
वो काफ़ी सीवियर किस्म का होता है अनफॉर्चुनेटली। और नॉर्मली ये होता है कि ब्लॉकेज खून की किसी नाली में एक जगह पे होती है, बट डायबिटीज़ में पूरी की खून की नाली में जो है वो ब्लॉकेज आ जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि ना तो हम उसकी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और ना ही हम बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे बाईपास लगाना है उसकी भी जगह नहीं होती है। और अगर एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालने जाएं तो समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, क्योंकि इतनी पूरी डिफ्यूज डिजीज होती है। और उसके बाद ये है कि अगर आपने बाईपास भी कर दिया या एंजियोप्लास्टी भी कर दी, तो उसके बाद भी उनका जो है वो रिस्क दोबारा वो प्रॉब्लम होने का, कि स्टेंट भी बंद हो सकता है, बाईपास भी बंद हो सकता है, ये कई गुना ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक्स के। सो डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर, इसलिए इसको कहा गया है, ब्लड प्रेशर भी और डायबिटीज भी, कि साइलेंट किलर है, आपको पता नहीं चलता, जब पता चलता है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। सही। सवालात हम कुछ ऑडियंस की तरफ से सवालात ले लेंगे। अगर दिल के अमराज के हवाले से किसी का कोई सवाल है अपने पेशेंट्स के हवाले से, तो प्लीज़ आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बशीर हनीफ के वसीले से हमने बहुत अच्छी नॉलेज इनहेंस की। सर, मेरा क्वेश्चन है कि हम अब बच्चों को किस तरह उनकी परवरिश, उनकी अपग्रोइंग कैसे करें कि वो प्राय जो है वो सारी डिजीज से बच सकें। ये बहुत अच्छा सवाल है ये। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर दिल की बीमारियों से बचना है तो आपको बचपन से ही जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा, और उसमें माँ बाप का एक बहुत मेजर रोल आता है। ऑब्वियसली स्कूल का रोल भी होता है, लेकिन माँ बाप का एक मेजर रोल है। स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आजकल घरों में स्कूल बन गए हैं, वो ग्राउंड और खेलने का जो है वो सिलसिला ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो इस सूरत में माँ बाप की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसमें एक तो खाने पीने में ऑब्वियसली जो भी घर में आप जनरली भी बनाते हैं तो कोशिश करें कि हेल्दी फूड्स की उनको एजुकेशन दें। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो फोकस होना चाहिए। फास्ट फूड ठीक है, कभी कभार की हद तक ठीक है, लेकिन रूटीन नहीं कि डेली बेसिस पे जो है वो आप जो है वो फास्ट फूड्स उनको खिला रहे हैं। और फिर उनको बार बार आप लोगों को वही है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगाही जो है कि जी खेलना जो है वो बहुत ज़रूरी है, एक्टिविटी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। घर में जैसे है, अगर आप एक फ्लोर पे रहते हैं, सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ें, कहीं ना कहीं खुद भी वॉक करें, तो बच्चों को भी साथ लेके जाएं। तो यही चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली जो भी बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग है, इसके हवाले से जो उसके नुकसानात हैं उनको बार बार बताते रहें, ताकि वो इस अनफॉर्चुनेटली अगेन जो भी सोशल सर्कल है उसका असर बहुत होता है। तो वही है कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो दोस्तों से उनको कहें कि ऐसे लोगों से दोस्ती ना रखें जो कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं, या उससे जितना भी बच सकें वो बचें। तो यही चीज़ें हैं, किसी हद तक आप कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, और जो भी ये स्मोकिंग और इनसे जो है उनको बचा के रखें। थैंक यू सो मच। कोई और सवाल करना चाहेगा? दिल के अमराज के हवाले से किस तरह बचा जाए? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव बात की। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कहा जाता है कि स्ट्रेस है या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं या डिप्रेशंस है, उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट है कार्डियक पर, लाइक फिजियोलॉजी पर। तो ये कितनी हद तक है और कितना इसका इम्पैक्ट आता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अक्सर लोग ये पूछते हैं, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो इसमें यह है कि डेफिनेटली रोल तो है ओवरऑल जो है स्ट्रेस और डिप्रेशन, या जो हमारे ऑब्वियसली ओवरऑल जो आजकल एनवायरनमेंट है, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली है। जो मेजर रिस्क फैक्टर जो हमने बात की इससे पहले, उसमें स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन तो नहीं आता, बट डेफिनेटली रिस्क फैक्टर एज सच है। स्पेशली कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन जो हार्ट अटैक की होती है वो है कि जो मैंने पहले ही बात की कि प्लैक रप्चर जिसे हम कहते हैं, कि वो जो प्लैक दिल की खून की नालियों में जमा होता है, वहाँ पे क्रैक आ जाता है, जिसको हम प्लैक रप्चर कहते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। और स्ट्रेस की सिचुएशन में या डिप्रेशन में देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स जो बॉडी में रिलीज होते हैं, और वो केमिकल ऐसे हैं जो कि एक किस्म की हाइपर एक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आपकी पल्स भी बढ़ सकती है, एंड इवेंचुअली वो प्लैक जो है उसके अंदर क्रैक आके और वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन के हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। और इसी तरह से अगर लॉन्ग टर्म
कोई स्ट्रेस में रहता है या एंजाइटी या डिप्रेशन में, और उसमें ये सारे सिंपैथेटिक फैक्टर जो कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, और उसकी वजह से ऑब्वियसली हर वक्त अगर आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो दैट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, और उसमें प्लेक बढ़ने और बिल्डअप होने और प्लेक रप्चर होने का रिस्क भी जो है वो बढ़ जाता है. तो डेफिनेटली देयर इज अ रोल of stress and overall anxiety or depression, maybe not direct but indirectly there is a role. अस्सलाम वालेकुम. मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे कि आजकल हम अपनी कम्युनिटीज़ में लोगों का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डॉक्टर ने तो बाईपास के लिए कहा है, लेकिन XYZ होम्योपैथी कह रहा है कि ये इलाज कराएंगे तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, और ये करेंगे तो ये ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, और वो 2-3 साल उनकी ज़िंदगी 4 साल वो लाइफ भी जी लेते हैं. तो उन्हें लगता है देखा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तो झूठ कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी बाईपास की या कोई ज़रूरत नहीं थी एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की. तो क्या आपके पास ऐसे मरीज आते हैं और इसका क्या लिंक है, कितने % सच्चाई है इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं तो ये हर रोज क्लिनिक में जो है ये सवाल फेस कर रहा होता हूँ पेशेंट्स का भी और फैमिली की तरफ से भी, कि जी जो भी नॉन ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं या वो अदरक लहसुन और ये सारी चीज़ें जो है इनका कितना रोल है इसमें. और ये है कि कई लोग कहते हैं कि जी हम तो इतने अरसे से ये खा रहे हैं और हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो सही कह रहे थे, ज़रूरत नहीं थी. देखिए, दिल का मर्ज जब हम एंजियोग्राफी किसी की करते हैं और कहते हैं कि ब्लॉकेजेस हैं, तो उसमें लॉट ऑफ टाइम दवाओं से भी वक्ती तौर पे जो है वो काम चल जाता है, ठीक है ना. और अगर आप प्रॉपर दवाएं नहीं ले रहे होंगे, देखिए अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि आपकी दिल की खून की शरीयान जो है वो 90% तक ब्लॉक हो सकती है, और अगर आप रेस्ट पे हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो 10% जो ब्लड होता है वो काफ़ी है आपके हार्ट के लिए. लिहाजा आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इवन आपको 90% ब्लॉकेज भी हो. इसलिए यह है कि अगर आप ECG वगैरह कराते हैं तो उसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है और ना ही पेशेंट को सिम्टम होते हैं. लेकिन जब वो एक्टिव होते हैं, थोड़ा सा एक्सर्ट करते हैं, तेज चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उस वक्त आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो उस वक्त वो 10% ब्लड काफ़ी नहीं होता और वो तकलीफ होने लगती है. तो लॉट ऑफ टाइम्स हम जब एंजियोग्राफी करते हैं आमतौर पे होता है कि 70% से ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि जी एंजियोप्लास्टी करवा लें, या मल्टीपल आर्टरीज में प्रॉब्लम है तो कहते हैं बाईपास करवा लें. तो अगर तीनों आर्टरीज में 70% ब्लॉकेज है तो उसमें कोई इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती. आमतौर पे दवाओं पे भी आप चाहें तो 6 महीने, साल या 2 साल या इवन समटाइम 3 साल भी निकल जाते हैं, और वो नेचुरल बाईपास या कोलैटरल सर्कुलेशन कुछ ना कुछ बन जाती है जिससे कि काम चलता रहता है. तो दैट डजंट मीन कि जो भी उन्होंने नुस्खा इस्तेमाल किया तो उससे वो ब्लॉकेज ख़त्म होगी. मेरे पास जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट हर क्लिनिक में 2-3 मरीज ऐसे होते हैं जो कि एंजियोग्राफी कराई और उसके बाद ब्लॉकेज मिली, कहीं गए, उन्होंने कहा जी ये दवाई इस्तेमाल कर लें या ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, आपकी ब्लॉकेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और अक्सर आके कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमने दोबारा एंजियोग्राफी करनी है ये देखने के लिए. तो मैं उनको अक्सर मेरा एक जवाब होता है उनको, और वो ये कि अगर किसी के पास इसका नुस्खा है दिल की खून की नालियों को खोलने का या ब्लॉकेजेस को खोलने का, तो वो मेरे साथ अगर मिल के काम कर ले तो हम रातों रात अरब नहीं खरबपति हो जाएंगे. मतलब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त पूरी दुनिया में खर्च हो रहे हैं. नो वन हैज़ बीन एबल टू फाइंड ए सोल्यूशन कि जी किस तरह इन ब्लॉकेज को ख़त्म किया जा सके. तो मैं उनको कई दफ़ा कहा कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों ने जिद करके, तो या तो हमने CT एंजियोग्राफी की या रेगुलर एंजियोग्राफी की, तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता. नथिंग रियली वर्क्स टू रिमूव द ब्लॉकेजेस. अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, वॉक वगैरह करेंगे, खाने पीने में एहतियात करेंगे, तो कुछ नेचुरल बाईपास या कोलैटरल बन जाते हैं जिससे कि आपका काम चलता रहेगा. लेकिन यह है कि ब्लॉकेज ख़त्म करने के लिए कोई भी दवा ऐसी नहीं है पूरी दुनिया में. और फिर मैं आज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कह रहा हूँ, अगर कोई क्लेम करता है तो मेरे साथ मिलकर स्टडी करे, और अगर ये वो प्रूव कर देगा तो उसको नहीं बल्कि उसकी अगली 10 जनरेशन को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं, अपने सवाल लेते हैं दोबारा. जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं, अपना सवाल लेते हैं. हमारे ऑडियंस में से एक सवाल और करना चाह रहे हैं.
अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सर आपने अभी बताया कि यंग एज में जो है वो कार्डियक डिजीजेस बहुत कॉमन है, ठीक है, और फेटल भी होती है यंग एज में, सर्वाइवल का चांसेस कम होता है। तो क्या इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद कोई ऐसी जेनेटिक स्क्रीनिंग डेवलप हुई है जिससे ये पता चल सके कि अगर बच्चा 2 साल का है या पैदाइशी बच्चा है, उसमें जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाए कि भाई इसमें कार्डियक डिजीज का कितना चांसेस है कि इसको आगे चल के इस एज में कार्डियक डिजीज डेवलप हो सकती है और वो उसके लिए फेटल हो सकती है? तो ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है? देखिए, इस वक्त बहुत काम हो रहा है जेनेटिक मैपिंग और जेनेटिक स्क्रीनिंग पे, ना सिर्फ हार्ट के हवाले से बल्कि बाकी तमाम बीमारियों के लिए भी। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, और बिलियंस ऑफ जीन्स हैं जिन पे के जो है वो देखने की कोशिश की जा रही है कि पहले से पता चल जाए कैंसर के लिए भी, हार्ट डिजीज के लिए भी और बाकी भी तमाम बीमारियों के लिए। तो आई वुड से कि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में है ये चीज़, लेकिन ये है कि कोई प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं आई है, बट एट बेंच लेवल और जो इन्वेस्टिगेशन लेवल पे बहुत काम हो रहा है। आई थिंक मे बी अनदर 10 years डाउन द लाइन वी विल हैव कि जी ये बीमारी जो है इन जीन्स की वजह से होती हैं और ये जीन्स डिफेक्टिव होती हैं, और इन जीन्स को अगर हम शुरू से ही रिपेयर कर लें सर्टन मेडिसिन से तो ये बीमारी नहीं होगी, या इस एज पे जाके होगी तो हम उसका कुछ ना कुछ इलाज कर लें। बट एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी सच थिंग। कुछ कैंसर्स हैं जिनके लिए कुछ जीन सर्टन आ गई हैं और उनके लिए जेनेटिक थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जो है वो शुरू हो गई है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो रही है। बट यह है कि हार्ट के हवाले से अभी कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। और किसी का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। एक्सक्यूज़ मी, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे भाई और फादर जो थे वो भी, उनको भी MI हुआ था, तो हमारी भी फैमिली भाई सारे कार्डियक पेशेंट ही हैं, तो मेडिकेशन पे हैं सारे, PCI भी हो चुकी है उनकी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अभी तक मेरे साथ तो इस तरह का मसला नहीं हुआ, तो क्या मैं भी रिस्क पे हूँ? डेफिनेटली अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो रिस्क होता है। उसके लिए एक सर्टन एज और रिलेटिव्स हैं। पहली बात तो ये कि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर हो, जैसे बहन भाइयों में या पेरेंट्स में अगर प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए रिस्क बनता है, लेकिन उसके लिए भी एक सर्टन एज है। अगर आपके बहन या आपके बच्चों में या इवन पेरेंट्स में मतलब मदर या बहन में अगर बिफोर द एज ऑफ 55 उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है तो वो आपके लिए रिस्क होगा, ठीक है। आपके वालिद को या आपके भाइयों को, ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 65 अगर हुआ है तो वो आपके लिए रिस्क फैक्टर होगा। लेकिन अगर इस एज के बाद हुआ है तो देन वो आपके लिए रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर यंगर एज में, जब हम कहते हैं ना फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री में यही है कि फीमेल्स में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिसमें मदर और बहनें आती हैं, उनमें किसी में अगर 55 से कम में हुआ है और भाई या वालिद में 65 से कम हुआ है तो दैट वुड बी रिस्क फॉर यू। आफ्टर दैट वो एक जो भी प्रोसेस कह लें वो है। और डेफिनेटली ऐसे लोगों में जिनमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में इससे पहले प्रॉब्लम है तो वो रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, शुगर चेक कराएं, खाने पीने में एहतियात करें, एक्टिविटी फिजिकल रखें, रेगुलर वॉक करें, ताकि मैक्सिमम जितना उसको रिस्क को कम कर सकते हैं वो करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था तंबाकू नोशी का और शीशे का भी साथ साथ। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब यंगस्टर को ये बताया जाता है कि शीशा और तंबाकू नोशी नुकसानदेह हैं, तो वो कहते हैं कि शीशा तो इतना नुकसान नहीं करता है, तंबाकू नोशी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और हम कोई तंबाकू नोशी नहीं कर रहे हैं, हम शीशा पी रहे हैं, दैट इज़ फॉर जस्ट फॉर एंजॉयमेंट या फ़न के लिए कर रहे हैं। बावजूद उनको बताया जाता है कि नहीं है, तो ऐसे नौजवानों के लिए हम क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, शीशा भी इतना ही नुकसानदेह है जितना बाकी तंबाकू है। तो ये शुरू में तो बहुत कॉमन हो गया था, मतलब आपको सेपरेट शीशा कैफ़े बन गए थे और हर रेस्टोरेंट में ये बहुत कॉमन हो गया था। बट कुछ लोगों ने बड़ा एक्टिवली काम किया, जिसमें मैं कहता हूँ कि आई थिंक डॉक्टर जावेद खान जो एक यूम पल्मोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत मेजर रोल अदा किया था और काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी हर जगह पे जाके कैंपेन की थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो कम हो गया है। लेकिन ये डेफिनेटली जो ये मिसकंसेप्शन है ना कि जी ये इतना रिस्की नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर, इतना नुकसानदेह नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम नुकसानदेह है जितना कि बाकी टोबैको है। सर मुझे गुटखे के बारे में बताएं। ये कहते हैं ख़ासतौर पे यंगस्टर्स जो गुटखा और
मावा खासतौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो दिल के मर्ज का बाइस नहीं बन सकता। देखिए गुटखे में ये है कि हमारे पास कोई साइंटिफिक इसकी स्टडी नहीं है और प्रूवन नहीं है कि ये गुटखा हार्ट के लिए नुकसानदेह है नहीं है या कितना है ही नहीं है, वी डोंट नो। हो सकता हो, लेकिन ऐसा सच हमने कोई इस पे काम नहीं किया और रिसर्च नहीं की है। लेकिन डेफिनेटली ये तो फॉर श्योर प्रूवन है कि जो माउथ के कैंसर्स होते हैं और उसमें ओरल कैंसर में 100% इसका रोल है। और आई वुड से कि आई थिंक मेरी नज़र में ओरल कैंसर या किसी फॉर्म का भी कैंसर जो है इट्स वर्स देन हार्ट डिजीज। मैं अपने लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर होना है तो हार्ट अटैक से डेथ हो जाए बजाय इसके किसी कैंसर से, और वो भी ओरल कैंसर, तो दैट इज द वर्स्ट टू हैव। तो आई वुडंट लाइक दैट। सही। सर मुझे बताएं, ये जो जागने का रिवाज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम हो गया है, रातों को जागना और फिर दिन में सोना, ये कितना हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है खासतौर पर? अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ आपके लिए, और वो जो भी उसने निज़ाम बनाया हुआ बड़ा परफेक्ट बनाया हुआ है और उसकी कोई ना कोई लॉजिक है बिहाइंड। तो इसमें डेफिनेटली आई थिंक अगेन देयर आर लॉट ऑफ बॉडी के अंदर केमिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। अगर आपका स्लीप वेक साइकिल चेंज होता है, देखिए आप अगर ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कितने अरसे तक आप, अक्सर लोगों को जो है ये प्रॉब्लम रहती है कि वो दिन और रात का सोना, और जब तक वो दोबारा सेटल नहीं होता तो वो मेंटली भी और ओवरऑल फिजिकली भी जो है वो नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाते जिस तरह से उनको करना चाहिए। तो डेफिनेटली आई थिंक ये तो किसी मजबूरी की वजह से आप डॉक्टर्स भी और बाकी भी, अगर दिन में आपको रात को काम करना है तो दिन में अगर आप सो जाते हैं दैट इज ओके। लेकिन यह है कि अगर आप रूटीन बना लें कि जी हमने रातों को जो है वो जागना है और दिन को सोना है, तो वो डेफिनेटली सेहत के लिए सही नहीं है। सही। सर मुझे बताएं कि ख़ास तौर पे दिल के अमराज के लिए, जैसे अगर 30 इयर्स है या 35 इयर्स है क्रॉस कर गए, तो वो अपने कौन से ऐसे टेस्ट करवाएं कि उनको पता चले कि आया कि उनका रिस्क किस हद तक बढ़ता जा रहा है, या 40 एज या 45 एज, तो कौन से ऐसे खास टेस्ट हैं जो वो करवाएं और उनको पता चला कि वो इतना रिस्क फैक्टर में अभी हैं और उनको हो सकता है और अभी उनको एक विजिट की डॉक्टर की जरूरत है? देखिए हम इसमें एक दो वर्ल्ड हार्ट डे का ये थीम भी था, और वो ये है कि जी नो योर नंबर्स, ठीक है। और जब हम बात करते हैं नो योर नंबर्स, इसका मतलब ये है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, तो अपना ब्लड प्रेशर डेफिनेटली चेक करवाएं, और अगर हाई है तो उसको कंट्रोल करें। अक्सर लोग जो कहते थे, पुराना जो कॉन्सेप्ट था जी एज के साथ ज़्यादा होता है बाकी कम होता है, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम नंबर है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अभी भी 120/80 है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर को दिखा के वो फर्दर उसका जो है वो कंट्रोल कराने की ज़रूरत है। आपको अपना ब्लड शुगर पता होना चाहिए, तो अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं। आपको अपना कोलेस्ट्रॉल पता होना चाहिए, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करवाइए, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं ये बहुत अहम है। स्मोकिंग के बारे में हमने बात की कि ये सबको पता है कि ये नुकसानदेह है, इसको अवॉइड करें। और एक और चीज़ जो ऑब्वियसली जो हमने बात की थी शुरू में, मोटापा भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो डायबिटीज़ हो। देखें वेट गेन होता है मोटापा, उसमें आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का, और तीनों ये रिस्क फैक्टर मिलके इवेंचुअली हार्ट के प्रॉब्लम होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसके लिए जो है बेसिकली एक वेस्ट सर्कमफ्रेंस, अपनी जो वेस्ट का जो है आप वो नापें, और वो ये देखा गया है कि अगर मोर देन 35 इन फीमेल्स एंड मोर देन 40 इन मेल्स, तो दैट सिग्निफिकेंटली आपका जो है ना हार्ट का रिस्क, हार्ट डिजीज होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे नंबर्स, और एक बॉडी मास इंडेक्स भी है, BMI कहलाता है, वो जनरली बताता है। नॉर्मली तो वेट और हाइट की वजह से डिफरेंट होता है, तो बॉडी मास इंडेक्स में ये किया जाता है कि वेट इन किलोग्राम्स और हाइट इन मीटर्स लेके उसको डिवाइड करते हैं, और वो जो नंबर आता है वो हाइट को आप उसमें लेके तो फिर आपको बताता है कि आपके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। और हमारे लिए जो है इट्स बिटवीन 23 to 25 है। अगर आपका उससे ज़्यादा होता है तो वो 25 से ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स कि आपका वेट ज़्यादा है या वो उसको मोटापे की रेंज में आ जाता है। तो यू नीड टू डू समथिंग टू डिक्रीज दैट, ताकि ये तमाम बाकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का रिस्क कम कर सकें। सर कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हमें बताएं कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किस तरह कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया जाता है खास तौर पे, और नॉर्मल रेंज क्या होती है कोलेस्ट्रॉल की? देखिए कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट वैसे तो ब्लड टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल कराता है। कभी भी ये वो एक खाली ना करवाएं, लिपिड प्रोफाइल करवाएं। लिपिड प्रोफाइल में जो है एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम HDL कहते हैं, और एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम LDL कहते हैं, ठीक है ना। और एक और है जो कि रिलेटिवली लेस बैड है लेकिन वो भी बैड है, वो ट्राइग्लिसराइड्स है, ठीक है ना।
तो पहले तो होता था कि फास्टिंग ही कराना ज़रूरी होता था, अब फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, अब बगैर फास्टिंग के भी करवा सकते हैं। सिर्फ उसमें जो फास्टिंग या नॉन फास्टिंग से थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता है वो ट्राइग्लिसराइड पे पड़ता है। अगर ट्राइग्लिसराइड आपने नॉन फास्टिंग कराया और ट्राइग्लिसराइड आपके बहुत ज़्यादा आए हैं तो फास्टिंग कराने की ज़रूरत है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अदरवाइज नॉन फास्टिंग इज़ एज गुड एज फास्टिंग फॉर LDL एंड HDL एंड ओवरऑल टोटल कोलेस्ट्रॉल के लिए। सही सर, एक छोटा सा सवाल और बड़ा अहम सवाल है। हॉस्पिटल्स अमूमन ऑफिसेज में ये देखा जाता है, लोग अचानक गिरे, बेहोश हो गए और पता नहीं चला उन्हें कि हुआ क्या था। CPR के हवाले से हमें बताएं कि कितना अहम है, अगर खास तौर पे ऑफिसेज में ट्रेनिंग दी जाए कि CPR पेशेंट को किया जाए फिर एम्बुलेंस से उसको शिफ्ट किया जाए, तो कितना अहम किरदार अदा कर सकता है CPR खास तौर के वाले से। ये पहली बात तो ये कि बेहोश होने की ऑब्वियसली मल्टीपल वजूहत हो सकती हैं, हार्ट के वाले से भी हैं और बगैर हार्ट के भी। बट CPR जो है, आई थिंक CPR में दो चीज़ें होती हैं, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होती है। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट तो आमतौर पे हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है, बट बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है वो तो कोई भी ले मैन कहीं पे भी दे सकता है। और आई थिंक ये every citizen, every person, adult person should learn how to do a CPR, basic life support। और उससे बहुत से लोगों ने जिनको पता है, they have been able to save lives। अपने घर में पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, खुदा न खास्ता किसी को भी कभी भी कुछ हो सकता है। तो आप अगर बाय द टाइम देखें, उसमें लिटरली एवरी सेकंड काउंट्स। सही, जितना डिले होगा, अगर आपके ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन डैमेज होता जाएगा, उसके बाद अगर आपने हार्ट रिस्टोर कर भी लिया और ब्रेन डेड हो गया तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि फ़ौरन ही आप चेस्ट कंप्रेशंस और जो ब्रीदिंग जो है वो शुरू कर दें, ताकि जब तक एम्बुलेंस आती है या जो भी मरीज़ है उसको शिफ्ट करते हैं आप, उस वक्त तक कुछ ना कुछ वो प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन और सर्कुलेशन जो है आप प्रोवाइड करते रहें। तो दिस शुड बी, आई फील के मैंडेटरी फॉर एवरीवन to learn the basic life support और CPR। सर मुझे बताएं कि एक, चले हम CPR की बात हमने बात कर ली, दूसरा मुझे बताएं कि ब्लड प्रेशर के हवाले से हम कहते हैं कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आप रिस्क पे हैं, और अगर जिन लोगों का बिल्कुल लो रहता है या बहुत ज्यादा उनका लो हो जाता है तो वो कितने रिस्क फैक्टर पर है? देखिए, लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। जितना भी लो है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं हो रहे, सिम्टम मीन के आंखों का अंधेरा नहीं हो रहा, चक्कर नहीं आ रहे, तो डोंट वरी अबाउट द नंबर्स, पहले बात तो ये, ठीक है। आमतौर पे लो ब्लड प्रेशर, हाँ अगर किसी को कोई साथ में बीमारी है, इन्फेक्शन हो गई है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसमें अगर हार्ट अटैक हो गया किसी को, उस वक्त ब्लड प्रेशर लो है, वो तो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन आम जनरल चलता फिरता जो भी है, आमतौर पर ख़वातीन का ब्लड प्रेशर वैसे ही लोअर साइड पे होता है, तो उसमें लो ब्लड प्रेशर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप फ्रूट ज़्यादा पिए, उसकी दवाई कोई नहीं है और ना ही हम उसके लिए कोई दवाई देते हैं। एक्चुअली द लोअर इट इज़ द बेटर इट इज़, तो उसमें वो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। आलमी यौम कल्ब के हवाले से ये स्पेशल एपिसोड थी जो हमने तब्बा इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में की, और हमारे साथ डायरेक्टर तब्बा इंस्टीट्यूट मौजूद थे डॉक्टर बशीर हनीफ, और उन्होंने हमें आगाही, बहुत सारे जो सवालात थे उनके जवाब दिए कि आया कि मर्ज क्यों इस कदर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई आगाही के बारे में बात करने को तैयार नहीं है या सुनने को तैयार नहीं है कि आया कि उसकी सेहत कितनी ज़्यादा अहम है। अगर एक सेहतमंद इंसान होगा तो अपने, ना सिर्फ अपने घर को बेहतर चला सकेगा बल्कि माशरे को भी सपोर्ट कर सकेगा। लेकिन अगर वो इतना ही बीमार होगा कि उसके घर वाले भी उसके साथ ज़ाहिर सी बातें सरवाइव करेंगे कि अगर वो बीमार है, उसके अखराजात माशी तौर पर भी बदहाली होगी उसके घर में, और ना ही वो अपने मुल्क के लिए या अपने माशरे के लिए कुछ कर सकेगा। तो बहुत अहम है कि ना सिर्फ इमराज़ कल्ब, ज़ियाबतीस और मोटापा, ये एक ऐसे मर्ज़ हैं जो हमारे पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वबाई शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। तो कोशिश करें अपनों को इस मर्ज़ से बचाएं और इमवात को कम करें और अपने बच्चों को इस वबाई इमराज से बचाएं। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम के लिए जब तक लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।